अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट वकार, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, खुशियां कहीं खो गई हैं, कहीं दफन कर दी हैं हमने। खुशियों को हम हासिल नहीं करना चाहते। कोई भीख में दे दे तो शायद हम लोग ले लें, लेकिन हम लोगों में वो ताकत और वो जो हिम्मत और वो जो हौसला और वो पाकिस्तानियत और मुसलमानियत है, वो हमारी दिन ब दिन नीचे जा रही है, जिसके लिए मेरा ये प्रोग्राम कोशिश कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है कि हम उसको कम बैक करें। अभी आपने एक सॉन्ग देखा जिसमें एक बहुत खूबसूरत मिसरा था, आओ रल मिल बचाइए पाकिस्तान। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, क्योंकि मुझे तो आप लोग सुन सुन के शायद थक गए हों। लेकिन आज मैंने अपने प्रोग्राम में एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जिसकी मैं समझता हूं कि हमें जरूरत है। एक ऐसा शख्स जिसे आप लोग सुनना चाहेंगे, जिसकी बातों को आप सुनते हैं, समझते हैं, और वो जो बात शख्स जब करता है तो वो बात दिल में उतरती है, समझ आती है। लेकिन अगर हमारी बेशर्मी कह लें या हट धर्मी कह लें या अपने दीन से दूरी कह लें या पाकिस्तान से मोहब्बत में कमी कह लें कि हम उसकी बात को समझ ना सकें और सुन ना सकें। बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हमारे पाकिस्तान के अंदर हैं। आज पहली दफ़ा मैं अपने प्रोग्राम के अंदर उस शख्सियत को ला रहा हूं। उस शख्सियत को आप सुनेंगे, उस शख्सियत से आप बातें भी करेंगे और हम उनको लाइव कॉल पे लेंगे पाकिस्तान से। अल्लाह करे उनकी कॉल मिल जाए, आप उनको सुनिएगा और आप उनसे कोई सवाल करना चाहें, कोई बात पूछना चाहें कि पाकिस्तान इस वक्त किस स्टेज पे है और पाकिस्तान को आगे किस तरफ जाना चाहिए। क्योंकि इस वक्त जो हमारे हालात जा रहे हैं और इस वक्त जो हम पर मसाइल के जो पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, वो एक प्री प्लान्ड एजेंडा लगता है। आज मेरे प्रोग्राम का पहला स्टार जाहिद हामिद, ये वो नाम है जो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं। इसको आप हर पाकिस्तानी मीडिया चैनल के हर प्रोग्राम में आप देखते हैं, लोग इनको सुनते हैं, इनसे मावनत हासिल करते हैं, नौजवान इन्हें शौक से सुनता है। आज स्पेशली हम लोगों ने ये प्रोग्राम इनके लिए तरतीब दिया है कि जाहिद हामिद हमारे प्रोग्राम में आए और वो बताएं कि पाकिस्तान इस वक्त किस स्टेज पे खड़ा है और आगे हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। बहुत जरूरी है इनको सुनना। और मेरे जितने भी पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं, जितने मेरे भाई बुजुर्ग, बहनें, बच्चियां, माएँ, जो भी जाहिद हामिद से बात करना चाहें, प्लीज ऑन एयर आइए, खुद जाहिद हामिद से सवाल कीजिए, वो आपके सवालों का जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकात और तमाम एक्सपर्ट पाकिस्तानियों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जाहिद भाई, आज बहुत शिद्दत से जरूरत है हम लोगों को। ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त यकीन करें जिस परेशानी में मुब्तला है, शायद ये परेशानी आपको पाकिस्तान में नजर ना आए। हमारी यहां पे माएं, बहनें, बच्चियां रात दिन दुआएं करती हैं, नवाफिल मानती हैं, रोती हैं। खुदारा जाहिद भाई बताएं कि पाकिस्तान की इस वक्त स्टेज क्या है, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, और इन नौजवानों और पाकिस्तानी कम्युनिटी को गाइडेंस दें कि इनको क्या करना चाहिए। प्लीज जाहिद भाई। हबीबी, एक बात हम आपको पहले बता दें, अल्लाह के फजल से ये पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज और इस पर साया खुदाए जुल जलाल है। इसकी हिफाजत की जाती है। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास करम है इसके ऊपर। इस पाकिस्तान के बारे में शक में मुब्तला मत होइएगा कि इस पाकिस्तान को अल्लाह न करे अब मजीद कोई टूटेगा या इस पाकिस्तान को दुश्मन उस तरह नुकसान पहुंचाएंगे जैसे दूसरे मुसलमान ममालिक के साथ अब ये करने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, पाकिस्तानी अपनी खैर मनाए, क्योंकि अब ये मुमलिकत पाकिस्तान एक सख्त आजमाइश में आ चुकी है। बेशक जो कुछ इस वक्त मिडल ईस्ट में आप देख रहे हैं, ये बात कई साल पहले से हम कह रहे थे और लोग इसको यकीन नहीं करते थे कि जिस तरह पहली जंग अजीम के बाद इन्होंने खिलाफत उस्मानिया को तोड़कर मुसलमान दुनिया के नक्शे तब्दील किए थे, अब 21वीं सदी में दोबारा मुसलमान दुनिया के नक्शे तब्दील करने जा रहे हैं। ये आप इस वक्त मिडल ईस्ट में देखिए, अब तो सबकी आंखें खुल गई हैं। जब इराक को तकरीबन इन्होंने खंडर बना दिया, 3 हिस्सों में तोड़ दिया, अफगानिस्तान को तबाह कर दिया, लीबिया को अब 2 हिस्सों में तोड़ रहे हैं,
सूडान को 2 हिस्सों में तोड़ चुके हैं, सीरिया की बारी आने वाली है, मिस्र में भी इन्होंने CIA ऑर्केस्ट्रेटेड इनकलाब बर्पा किया है, और अब जो बड़े मुसलमान ममालिक हैं उनको तोड़कर छोटा छोटा करना यूगोस्लाविया की बुनियाद पर। जिस तरह इन्होंने सोवियत यूनियन को तोड़ा, जिस तरह यूगोस्लाविया को तोड़ा, कि आज की नौजवान नस्ल यूगोस्लाविया जैसे मुल्क को वाकिफ ही नहीं है कि अब वहां पे उसकी जगह 6 मुल्क मौजूद हैं छोटे छोटे यूरोप में। इसी तरह तमाम बड़े मुसलमान मुल्कों को तोड़ना इनका, इन ज़ायनिस्ट का इस वक्त गेम प्लान है। पाकिस्तान सबसे बड़ा टारगेट इनका इसलिए है कि अल्लाह के फजल से अल्लाह ने हमको एक एटमी ताकत बनाया है। अगर इसराइल ग्रेटर इसराइल नहीं बना रहा, एक्सपैंड नहीं कर रहा मुस्लिम दुनिया में, तो सिर्फ इस खौफ की वजह से कि मुसलमानों की पुष्ट पर पाकिस्तान की एटमी ताकत मौजूद है। ये पाकिस्तान सिर्फ अपने खित्ते के लिए नहीं है, पूरी उम्मत मुस्लिमा का दिफा जानते हुए या ना जानते हुए अगर इस वक्त कोई दिफा कर रहा है तो अल्लाह के फजल से ये रियासत पाकिस्तान की है, ये जिम्मेदारी पाकिस्तानियों की है, और हम ये कर रहे हैं ये काम। इसी तरह अगर ग्रेटर इंडिया को कोई चीज रोक सकती है तो वो चीज, और जो रोक रही है वो सिर्फ यही तसव्वुर कि ये पाकिस्तान एक इस्लामी नजरियाती एटमी ताकत इस खत्ते के बीच में खड़ा हुआ है। अब इन्होंने जो कुछ इस वक्त मिडल ईस्ट में कर रहे हैं, 3 साल पहले ये पाकिस्तान पर ये खेल मुसल्लत कर चुके हैं। यूगोस्लाविया को उन्होंने इस तरह तोड़ा कि पहले एक कमजोर हुकूमत मुसल्लत की। यूगोस्लाविया दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत था। मार्शल टीटो के दौर में दुनिया में किसी की जरूरत नहीं होती थी यूगोस्लाविया से बात करे, लेकिन टीटो के मरने के बाद एक करप्ट इनकॉम्पिटेंट हुकूमत उन्होंने मुसल्लत की। उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस बर्पा किया, इकोनॉमिक मेल्टडाउन किया, उसकी करेंसी को रद्दी किया, IMF की शराइत पर कर्जे लगाए, टैक्सेस लगाए, इकोनॉमी को तोड़ा, जिसके नतीजे में सूबों में सिविल वॉर शुरू हुई। फिर सिविल वॉर को सपोर्ट किया, कहीं कोर्ट्स को सपोर्ट किया, कहीं सर्बियंस को सपोर्ट किया, कहीं बॉस्नियंस को किया, कहीं मैसेडोनियंस को किया। वो जो सिविल वॉर बर्पा हुई, उसके नतीजे में जब फेडरल आर्मी ने जाकर अपने सूबों को रोकने की कोशिश की तो वो बगावत बर्पा हुई कि यूगोस्लाविया हिस्से बखरे हो गया, और आखिर में डेटन पीस एग्रीमेंट के जरिए अंदर जाकर नेटो ने अंदर जाकर यूगोस्लाविया का कलाकमा कर दिया। यही खेल ये पाकिस्तान में खेलना चाहते थे। मुशर्रफ को हटाने, मुशर्रफ भी नहीं का आदमी था, हुस्नी मुबारक भी नहीं का आदमी था, लेकिन उन सारों को क्यों हटा रहे हैं? इसलिए कि अब नेक्स्ट फेज शुरू हो रहा है कि मुसलमान मुल्कों को तोड़ना है। इन्होंने ये डेमोक्रेसी जो पाकिस्तान में मुसल्लत की है, ये CIA स्पॉन्सर्ड डेमोक्रेसी है। सबसे करप्ट और इनकॉम्पिटेंट लोग हमारी तारीख में आज मुसल्लत हम पर किए गए। इकोनॉमी IMF चला रही है। तहरीक तालिबान से लेकर कराची की टारगेट किलिंग तक मल्टीपल इंसर्जेंसीज हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त जारी हैं, और पूरे मुल्क में इकोनॉमिक मेल्टडाउन इस तरह का है। लॉ एंड ऑर्डर का हाल कोई नहीं है कि पिछले 10 साल में जुडिशरी ने एक दहशतगर्द को सजाए मौत नहीं सुनाई। मीडिया इतनी आवारगी और अनारकी फैला रहा है कि तमाम मीडिया प्रैक्टिकली इंडियन मीडिया लगता है, इसमें कोई पाकिस्तान का आइडियोलॉजिकल कंटेंट नहीं है। मगर इन सारे हालात के बावजूद पाकिस्तान की रियासत अपने पांव पर खड़ी है। तहरीक तालिबान ने सवात कब्जा कर लिया था, फौज ने जाके पूरा इलाका वापस कराया माशाल्लाह। इंग्लैंड से बड़ा वो इलाका है जिसको 2 महीने के अरसे में साफ करा लिया गया, और दुनिया में इससे कामयाब और इससे हैरत अंगेज काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन आज तक किया ही नहीं गया जो पाकिस्तान आर्मी ने पूरी कौम की मदद से सवात में बर्पा किया। इसी तरह वजीरिस्तान में ट्राइबल एरियाज में इंसर्जेंसीज का मुकाबला किया जा रहा है। जो गेम प्लान था इनका कि पाकिस्तान को इस तरफ एक इतना बड़ा तसादुम बर्पा कर दिया जाए कि दुनिया को फिर वो ये कहे कि पाकिस्तान के एटमी हथियार खतरे में हैं, लिहाजा दुनिया अंदर जाके पाकिस्तान के एटमी हथियार छीन ले। ये प्लान अल्लाह के फजल से इनका फेल हो गया। उसकी बड़ी वजह अल्लाह ने करम यह किया कि अफगानिस्तान में अमेरिकन को मार पड़ रही है, और अमेरिकन की सप्लाई लाइन पाकिस्तान से जाती है। यूगोस्लाविया में इनकी कोई सप्लाई लाइन नहीं थी, इसलिए ये बाहर बैठ के यूगोस्लाविया को तोड़ सकते थे। यहां पर इन्होंने जब भी एक खास हद से तजावुज करने की कोशिश की है, पाकिस्तान ने इनकी सप्लाई लाइन को खतरे में डाल दिया है, और सप्लाई लाइन अगर रुक गई तो 1.5 लाख अमेरिकन और नेटो जो अफगानिस्तान में बैठे हैं वो वहां पे चूहों की तरह मारे जाएंगे। और ये वो चीज है कि पाकिस्तान के, और फिर पाकिस्तान के अंदर इकबाल को जिंदा हुआ किया गया अल्लाह के फजल से। यूथ रीऑर्गेनाइज हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने जो हमें इजाजत दी अजान देने की, ये अजान मुसल्ला फौज में भी गई, ये अजान नौजवानों में भी गई, मीडिया में भी गई, और पाकिस्तानी पेट्रियट्स अब एक काउंटर अटैक कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह एक रिवाइवल है पाकिस्तान की आइडियोलॉजी का, आइडेंटिटी का, इकबाल का, कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान का, और अब एक जज्बा है। अब हम मायूस नहीं हैं,
एक 2007 में था ये हाल कि पाकिस्तान के बारे में लोग सोचते थे कि नाउजुबिल्लाह टूट जाएगा, खुद कुछ हमले इस तरीके से हो रहे थे, कोई रोकने वाला नहीं था। अब अल्लाह के फजल से तहरीक तालिबान भी एक्सपोज हो चुकी है, कराची के तमाम फसादी एलिमेंट्स भी एक्सपोज हो चुके हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बारे में भी मालूम है कि काबुल से बैठकर और किस तरीके से सीआईए और रॉ की बैकिंग पर वो काम कर रहे हैं। लिहाजा अब परेशान मत हो, आजमाइशें हैं, सख्त इम्तहान आएंगे अभी, क्योंकि जब तक ये हुकूमत कायम है उस वक्त तक किसी किस्म की कोई गवर्नेंस आप पाकिस्तान में तवक्को नहीं कर सकते। इन सारे मसाइल को ठीक करना एक रात का काम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3-4 हजार दहशतगर्द जेलों में हैं, लेकिन अदालतें एक एक करके उनको बरी कर रही हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कोई केस साबित नहीं करता, पुलिस वाले केस पेश नहीं करते, जज फैसले नहीं करते। इसका इलाज सिर्फ इतना है कि इस वक्त पाकिस्तान में आप कोई इलेक्शन नहीं करा सकते। इस हुकूमत को हटाना वाजिब हो गया। ये करप्ट और इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, ये एनआरओ के तहत आए थे, एनआरओ इलीगल हो चुका है, ये सारे डिस्क्वालीफाई होते हैं आर्टिकल 62 और 63 के तहत आइन के। ये इस काबिल ही नहीं है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में दाखिल होते। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को करप्शन के केसेस और हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई करनी है, और फौज को दहशतगर्दों के खिलाफ, अगर फौज दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई इस एग्जिस्टिंग निजाम में नहीं कर सकती, इसलिए फौज के अपने कानून में एक एक्ट मौजूद है कि आर्मी मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए, मार्शल लॉ के जरिए ट्रायल कर सकती है उन दहशतगर्दों का जो रियासत के खिलाफ जंग करें। और आर्मी को दहशतगर्दों को निपटने दीजिए, जुडिशरी को, हायर जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को डील करने दीजिए करप्शन और हुकूमत से, और फिर एक केयर टेकर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट जो मुल्क का रोज का नस्ल चलाए। आप इलेक्शन नहीं करा सकते, मुल्क हालत जंग में है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन है, दहशतगर्दी पूरे मुल्क में फैली हुई है, और तमाम सियासी जमातों पर करप्शन के केसेस हैं। इस सूरत में कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है सिवाय एक केयर टेकर सिलेक्शन कमीशन के जरिए केयर टेकर सेटअप लाने का, कि जो पाकिस्तान को रीऑर्गेनाइज करे। जाहिद भाई, एक सवाल आपसे करना चाहूंगा कि हम लोग ओवरसीज पाकिस्तानी क्या ऐसा रोल अदा करेंगे, क्या कर सकते हैं? कोई आप देखिए, एक बात हम आपको बिल्कुल वाजे बता दें, जी जी, कि इस पाकिस्तान के करप्ट गले सड़े सियासी निजाम से कोई तवक्को ना रखिएगा। बेशक आप वहां बैठकर प्रेशर बिल्ड करें पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर और आर्म फोर्सेस पर कि अपनी कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी करें पाकिस्तान के दिफा करने की। पाकिस्तान इस वक्त सख्त जरूरत में है कि पाकिस्तान के पास एक मरकजी हुकूमत हो। देखिए मिस्र का हाल देखिए, मिस्र में हुस्नी मुबारक को हटाने के बाद आपको यह तक नहीं मालूम कि मिस्र के सरबराह का नाम क्या है। ये तमाम मुसलमान मुमालिक में हेडलेस स्टेट्स बना रहे हैं। इराक के सरबराह का आपको नाम नहीं मालूम, अफगानिस्तान में कार्रवाई ना होने के बराबर है, पाकिस्तान में भी सरबराह है ही नहीं। ये पूरे मुसलमान मुमालिक में हेडलेस स्टेट्स बना रहे हैं, ऐसी रियासतें जिनमें सर नहीं है, सरबराह नहीं है, और जो है वो बड़ा नाम है। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान को मरकज चाहिए। वी नीड अ गवर्नमेंट, वी नीड अ लीडर। और इसके लिए करोड़ों के 17 करोड़ पाकिस्तानियों में क्या हमें 20 पाकिस्तान से प्यार करने वाले पेट्रियट्स नहीं मिलेंगे? ये इस निजाम के जरिए ऊपर नहीं आ सकते, क्योंकि निजाम के तहत आएंगे तो फिर आपको पीपल्स पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी, पीएमएलएन और क्यू ज्वाइन करनी पड़ेगी, एमक्यूएम ज्वाइन करनी पड़ेगी, और ये सारे सियासी निजाम पलीत, ये सारे एब्सोल्युटली इनकॉम्पिटेंट है, फेल हो चुके हैं। इन्होंने तमाम के तमाम ये जो वादे ये करते हैं ये झूठे हैं, ये सब के सब केसेस वाले हैं। लिहाजा ये वक्त आ चुका है कि अब सुप्रीम कोर्ट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल नहीं किया जा रहा, सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है कि अपने फैसलों पर अमल दरामद कराने के लिए फौज को तलब करे। तो अगर ये जिम्मेदारियां ये दो इदारे नहीं करेंगे तो फिर अनारकी फैलेगी सड़कों पे। अब बजट आने वाला कि आईएमएफ शदीद तरीन शराइत पर इनको कर्ज देगा, क्योंकि पैसे इनके पास है नहीं, सारे पैसे जो होते हैं ये अपनी करप्शन में जाया करते हैं, और बजट बनाने के पैसे है नहीं, हुकूमत टेक्निकली बैंकरप्ट है। आईएमएफ ने ये जो शराइत पे बजट बनाया जाएगा, आईएमएफ ने माशरे का मिडिल क्लास, लोअर क्लास तबका तकरीबन खत्म हो जाएगा और अनारकी फैलेगी। फौज को तो बहरहाल फिर आना ही पड़ेगा उस लॉ एंड ऑर्डर को रोकने के लिए। तो बेहतर क्यों नहीं है कि इस वक्त इस हुकूमत को तब्दील करके यहाँ पे केयर टेकर सेटअप कर दिया जाए। तो यही बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट और फौज आज अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं तो हम जल्दी इस क्राइसिस से निकल आएंगे। अगर ये जिम्मेदारी पूरी नहीं करते फिर आग और खून के दरिया में से तैर के जाना पड़ेगा। पाकिस्तान का अंजाम बखैर है इंशाअल्लाह, ये बिल्कुल ना फिक्र करें। हम इस वक्त अमेरिकन को कंट्रोल कर रहे हैं। अमेरिकन में जरूरत नहीं है कि हमारे खिलाफ कुछ कर सके, क्योंकि उनकी सप्लाई लाइन, उनका 1.5 लाख फौजी, उसकी शहरक हम अपने हाथ में पकड़ के रखे हुए हैं।
जरा गैरतमंद हुक्मरान हमारे पास होते तो हम डेविस को छोड़ते, आसिया हमारे पास आती और जो शायद हम चाहते हैं अमरीकियों से मनवाते। बात सिर्फ यही है कि हुक्मरान हमें चाहिए जो निगाह बुलंद हो, सुखन दिल नवाज और जां पुरसोज, वो नहीं कि जो आज हम पर मुसल्लत है। बेशक जाहिद भाई, आपकी बातों में 100% इत्तफाक ये पाकिस्तानी कौम करती है। और अगर मेरी इस पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी या यूरोप में कोई भी मेरा पाकिस्तानी जाहिद हामिद से कोई भी सवाल करना चाहे, वो सवाल ऑन एयर आकर लाइव कर सकते हैं और जाहिद हामिद साहब हमारे साथ अवेलेबल हैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। जाहिद, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो रिलेशन हैं, बज़ाहिर ये लड़ते भी हैं और बज़ाहिर जो सिस्टम इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है वो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे एक दूसरे की ये ताउन से चल रहे हैं। ये कुछ समझ में नहीं आ रही हम लोगों को। देखिए, आपको बताएं बात ये दोनों जमातें करप्ट हैं। इन दोनों जमातों को मालूम है कि ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा। इन दोनों जमातों को मालूम है कि अब गैज़ और गज़ब इतना बढ़ चुका है अवाम में भी और पेट्रियट्स में भी कि अब इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे, अब केयर टेकर्स होंगे, सिलेक्टेड लोग आएंगे ऊपर। और अपने सर्वाइवल के लिए ये दोनों मिले हुए हैं। ये इसलिए सिर्फ सिस्टम को, अगर इस ऑपोजिशन का, प्रैक्टिकली ऑपोजिशन का किरदार पीएमएल अदा करे, पाकिस्तान से मोहब्बे वतन होने का अपना किरदार अदा करे, तो फिर ये हुकूमत एक दिन नहीं चल सकती। लेकिन इन दोनों को मालूम है कि अब पीपल्स पार्टी को रिप्लेस करके पीएमएलएन ने नहीं आना। अब एक नया वैक्यूम बन रहा है और अमेरिकन बड़े एग्रेसिवली देख रहे हैं इस बात को कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप कोलैप्स कर चुकी है, लिहाजा अमेरिकन अब एक नया अलायंस बनाने जा रहे हैं। और आप हैरान होंगे इस बात पर कि इस वक्त अमेरिकन का प्लान यह है कि मुशर्रफ, इमरान खान, अल्ताफ हुसैन, पीएमएलक्यू और शाह महमूद कुरैशी को मिलाकर एक नया अलायंस बनाया जाए जो आने वाली हुकूमत जिसके हवाले की जाए। इसलिए आपकी, और ये जो कुछ कर नहीं है अमेरिकन, लेकिन पाकिस्तान अब पेट्रियट्स का है, पाकिस्तान अब पाकिस्तान से प्यार करने वालों का है। रोज हमारे दर्जनों की तादाद में 50, 60, 100 लोग रोज शहीद हो रहे हैं पाकिस्तान की सड़कों पे, कोई नज़म निजाम नहीं है। और अब यही बात है कि सुप्रीम कोर्ट और फौज अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी जिम्मेदारियां इदारे की हैसियत से पूरा नहीं करते तो फिर सड़कों की अनार्की और मॉब होगा, जो मॉब जस्टिस होगा, जो हुकूमत को तब्दील करेगा। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। तब्दीली होगी, अनार्की होगी, फसाद फैलेगा, परेशान मत हो। ये सारी तखरीब, ये सारा तबाही इसलिए होगी कि इसके बाद जो इमारत तामीर होगी इंशाअल्लाह बहुत शानदार है। पाकिस्तान के लिए दुआ भी कीजिए, मायूस मत होइएगा किसी सूरत में। ये पाकिस्तान उम्मत की आखिरी चट्टान है। जाहिद भाई, आपको मैं होल्ड करूंगा, दिफा करना है। जाहिद भाई होल्ड रखिएगा, आपके लिए कॉलर हैं जो आपसे सवाल करना चाहेंगे। जी जनाब, कौन और कहां से? हेलो जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहां बोल रहा हूँ लंदन से। कौन बोल रहे हैं? असलम बोल रहा हूँ लंदन से। कौन बोल रहे हैं? असलम। असलम भाई, क्या कहेंगे? होल्ड कीजिएगा, जाहिद भाई की कॉल ड्रॉप हुई है, आप उनसे कोई सवाल करना चाहिए? जी 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 जी, मैं उनसे सवाल करना चाह रहा था। हाँ जी, होल्ड कीजिए, बस उनकी लाइन को हम थ्रू कर रहे हैं। अच्छा, जरूर जरूर, जरा होल्ड कीजिएगा। आपको कैसा लग रहा है जाहिद बहुत भाई? अच्छा लग रहा है। देखिए, मैं तो आज से पिछले साल आपके प्रोग्राम में मेरे पास रिकॉर्डिंग है, यही मैंने चीज बताई थी। और मुझे जाहिद हामिद साहब से भी सिर्फ ये पूछना है कि ये बातें तो पिछले साल से हो रही हैं, ये किसका वेट कर रहे हैं, ये किसका इंतजार कर रहे हैं? होल्ड रखिएगा, जाहिद भाई को लाइन में ले रहे हैं। लाइन में आपके पास आया हूँ, सवाल मैं नहीं सुन सका था, मुझे सवाल। जी असलम भाई, सवाल रिपीट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, मैं असलम बोल रहा हूँ लंदन से। वालेकुम अस्सलाम। ये जो आपने जो ये पेश किया, जो बताया है, ये तो पिछले साल से हम कर रहे हैं यहाँ पे कि बांग्लादेश की तर्ज पे एक टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनाई जाए, करप्ट पॉलिटिशियंस को उनको सजा दी जाए, इलेक्शन कमीशन को आजाद किया जाए और सही लोग असेंबली में पहुंचे। अभी मैं आपकी बात सुन रहा था और मैंने आपका जब आपने कहा था कि 6 महीने का वक्त है, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, आर्मी और जुडिशरी? और देखिए, आपकी बातें वो सही हैं, लेकिन अगर आप हकीकत देखें तो पाकिस्तान इस वक्त इतनी ऐसी उस पे हम जज्बाती हो जाते हैं कि पाकिस्तान टूटेगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान को ये फेल्ड स्टेट बना दिया है इन्होंने। इकोनॉमिकली हम खत्म हो गए हैं, हमारे यहाँ रूल ऑफ
लॉ नाम की कोई चीज नहीं रही। ये वो जो है आपका बलूचिस्तान, वो बिल्कुल ऐसा है कि किसी वक्त यहाँ तक आता है कि वो किसी वक्त भी अलग हो सकता है पाकिस्तान से। तो मेरा सिर्फ आपसे सवाल ये है। असलम भाई होल्ड पे रहे, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं जाहिद भाई, होल्ड पे रहे। जी जाहिद भाई बोले। एक बात हम आपको बताएं, ये बात डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा ज्यादा है कि बलूचिस्तान अलग हो रहा है, फाटा अलग हो रहा है, ट्राइबल एरिया हमसे अलग होने जा रहा है। वहां अनार्की है, फसाद है, अल्लाह के फजल से अलग नहीं होने जा रहा। बिल्कुल बेफिक्र रहिए इस हवाले से। अगर वहां परेशान होने की बात होगी तो हम बताएंगे आपको। अनार्की है, ये बात बिल्कुल ठीक है। हुकूमत नहीं है हमारे पास कोई, ये बात हमने आपसे पहले कही। यही बात तो इस वक्त पूरे दुनिया में पाकिस्तानी पेट्रियट्स के लिए हैरानी का बायस बनी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट और फौज किस बात का इंतजार कर रही है। और यही वो एक चीज है जिसके लिए दबाव डालने की जरूरत है। आप पूरी दुनिया में जहां जहां एक्सपर्ट पाकिस्तानी कम्युनिटीज और ग्रुप्स हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और चीफ जस्टिस को लिखिए कि दिस इज द टाइम हैज कम नाउ, कि इस वक्त केयर टेकर सेटअप की जरूरत है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में केयर टेकर सेटअप के लिए 3 महीने की गुंजाइश है, लेकिन 3 महीने में आप मुल्क के हालात को ठीक नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट रीइंटरप्रेट कर सकता है पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को कि हालत जंग में केयर टेकर्स कम से कम 3 साल के लिए होने चाहिए। और ये 3 साल के प्रोसेस में आप पाकिस्तान में सिर्फ 2 काम करें, अगर करप्शन का खात्मा और दहशतगर्दों का खात्मा, और इनको खत्म करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आपको फिर बता रहे हैं कि अल्लाह के फजल से इतने वसाइल और खजाने इस मुल्क में मौजूद हैं। बात करते हैं लोग कि पाकिस्तान में वसाइल नहीं है, सिर्फ रिकोडिक की जो सोने की कान है, पाकिस्तान पर कर्जा 50 अरब डॉलर का है और रिकोडिक की एक कान में 500 अरब डॉलर से ज्यादा का सोना सरफेस पे रखा हुआ है, जिसके बारे में आपने कल परसों देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने उसका लाइसेंस $100 में बेच दिया था। तो बात यह नहीं है कि हमारे पास खजाने नहीं है, थर्कोल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के वसाइल हैं। तेल और गैस हमारे पास इराक और सऊदी अरेबिया से ज्यादा है। पाकिस्तान को सिर्फ एक हुकूमत चाहिए रातों रात। जाहिद भाई नेक्स्ट कॉल लेते हैं, आपके लिए बहुत सारे कॉलर इस वक्त लाइन में हैं। नेक्स्ट कॉलर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी खोगर साहब बात कीजिए जाहिद साहब से। हेलो जी जी बात कीजिए। बिस्मिल्लाह फरमाइए। हेलो वालेकुम। जी जी बोले बोले। आपकी आवाज आ रही है। अनवर कोकर हाजिर हुआ हूँ लंदन से। बोले सर, खोकर साहब बोले, जाहिद साहब सुन रहे हैं आपको। जनाब जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अनवर कोकर बोल रहा हूँ लंदन से। वालेकुम अस्सलाम अनवर साहब, खुश रहिए। बिस्मिल्लाह As फरमाइए। one of your great admirers, it's a great day for me to have the honor to speak to you. अल्हम्दुलिल्लाह जी, इट्स ऑनर इज रेसिप्रोकल जी। I have 3 questions. And even an idiot in Pakistan fully understands that America have never been sincere with Pakistan and would never be, as her nose string is always in the hands of Israeli leaders. Why Pakistani establishment and leadership is so naive not to realize the whole situation? My second question, when the Pakistani soldiers were killed by Americans, action was taken straight away while stopping supplies to American forces. Why the same action is not taken when Pakistani innocent civilians are killed through drone attacks on a daily basis? The third question, different leaders of different political parties are talking about revolution. All except Imran Khan. All others have, except Imran Khan, all others have been sharing the power one way or the other. How dare they talk about revolution? Do they understand the definition of revolution? And why the victim should pay the price for the revolution? 3 questions. देखिए साहब, आपकी बात का पहले हम एक बात आपको समझा दें कि पाकिस्तान आर्मी का इस वक्त जो किरदार पाकिस्तान में है वो सिर्फ महदूद है काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए। तहरीक तालिबान को उनके खिलाफ वो एक ओवर स्ट्रेच है उस जंग को करने के लिए। जहां तक पाकिस्तान की इकोनॉमी का ताल्लुक है उसमें फौज दखल नहीं दे रही। IMF से क्या शराइत तय होती हैं, टैक्सेस कैसे बढ़ाए जाते हैं। जहां तक पाकिस्तान के मीडिया का ताल्लुक है और पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ताल्लुक है, अगेन फौज उसमें दखल नहीं दे रही। जहां तक पाकिस्तान की जुडिशियल सिस्टम का ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसले करती है, फौज वहां दखल नहीं दे रही। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि पाकिस्तान के अंदर जो एग्जीक्यूटिव फैसले किए जा रहे हैं, किसको प्राइवेटाइज करना है, किन शराइत पे तिजारती मुआहदात करने, जो इंटरनेशनल रिलेशंस के मामला है, फौज वहां दखल नहीं दे रही। तो फौज का स्कोप इस वक्त बहुत महदूद हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। ऑलरेडी फौज डेली कैजुअलिटीज ले रही है
और इस वजह से ये इतना अंडर प्रेशर है कि इंटरनेशनल मीडिया में भी और नेशनल मीडिया में भी फौज को एक विलन बना के पेश किया जा रहा है। हुकूमत तो चाहती यही है कि फौज और आईएसआई से इसके तसादुम पहले दिन से चल रहे हैं। लिहाजा अब सिर्फ अगर कोई इदारे रह गए हैं दो जो पाकिस्तान को रिकवर कर सकते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। और इसीलिए हम अर्ज कर रहे हैं कि इस वक्त बहुत सी चीजें जो आपको गलत नजर आ रही हैं, जिनके जवाबात आपको समझ नहीं आते कि ऐसा क्यों हो रहा है पाकिस्तान में, फौज या अदलिया में दखल क्यों नहीं देती, एग्जीक्यूटिव में क्यों नहीं देती, फॉरेन पॉलिसी में क्यों नहीं देती, जुडिशियल फैसलों के अंदर फौज दखल क्यों नहीं दे रही। इसलिए कि ऑलरेडी फौज इस वक्त बुरी तरह फंसी हुई है और इसको अपनी कौम के साथ होने की जरूरत है। मीडिया हॉस्टाइल हुआ हुआ है और पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त अनार्की बर्पा कर रही हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कोई सियासी जमात ये जो रेवोल्यूशंस की बात कर रही है ये असल में अनार्की है, ये असल में बगावत है, जिससे ये खौफजदा है कि इनके तमाम सिस्टम को, एस्टैब्लिशमेंट